नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या आपको भी इस महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श की तरफ से नहीं मिला है? कई सारे पेंशनर का यह सवाल है कि सर, पेंशन आने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक स्पर्श की तरफ से जो एडवांस इंटीमेशन वाला मैसेज मिलना चाहिए कि फलाने तारीख को आपके खाते में इतना रुपए क्रेडिट हो जाएगा, वो मैसेज अभी तक नहीं मिला है। तो आप भी अगर इस चिंता में हैं, आपको भी मैसेज नहीं मिला है, तो आप चिंतित ना हो। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि आपको एसएमएस क्यों नहीं मिला, जिनको लेकर मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस वजह से आपको एसएमएस ना मिला हो। तो ऐसे में अगर आपने सही समय से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके रखा हुआ है स्पर्श में, और आपका अगर आधार नंबर का कोई दिक्कत स्पर्श के अंदर नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका पेंशन समय से आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो मैसेज ना मिलने को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इन विषयों को लेकर आया हूं, इन सब्जेक्ट्स को लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में कितना कितना फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, इसका एक आंकड़ा आपको एसोसिएशन वाइज समझाऊंगा। साथ ही साथ सालाना जो बढ़ोतरी की मांग की गई है, उसका भी आंकड़ा आपको समझने को मिलेगा। अभी तक 8वें पे कमीशन ने कितनी मीटिंग्स कर ली और आगे कितनी बैठकें अभी होनी है, उसका भी शेड्यूल पूरा डिटेल्स डेट वाइज किस जगह पर हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स आपको आगे वो भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ईसीएचएस या एफएमए दोनों में से किसी की भी सुविधा नहीं लेते हैं, तो आप बिल्कुल नुकसान में हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आज का यह वीडियो देख करके बहुत सारे पेंशनर्स जागरूक होंगे, क्योंकि खास करके पुराने पेंशनर्स में से ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो ना तो ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं, ना ही एफएमए का लाभ लेते हैं। दोनों में से एक आपको लागू है, जरूर लें। इसके बारे में जो लेटर है, जो रूलिंग है, उसको भी आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ पूर्व सैनिकों के लिए रेलवे में पॉइंट्समैन की नौकरी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसमें पूर्व सैनिकों का लिस्ट भी मांगा गया है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप अगर स्पर्श को लेकर के परेशान हैं, अमूमन ये होता है कि स्पर्श में मेरा पीपीओ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, स्पर्श में मेरा फलाना काम नहीं हो पा रहा है, स्पर्श में मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, डिस्चार्ज बुक में, ओरिजिनल पीपीओ में तो सब कुछ अपडेटेड है, लेकिन स्पर्श वाला पीपीओ में कुछ भी डाटा नहीं आ रहा है, बच्चों का डिटेल्स नहीं आ रहा है, माता पिता का डिटेल्स नहीं आ रहा है। इस तरीके के आपके स्पर्श के प्रॉब्लम है जो आप खुद समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्पर्श का सर्विस सेंटर में जाना चाहिए। और आज आपको कुल मिलाकर के 7000 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर देश भर में हैं, हर जिले में सर्विस सेंटर हैं दोस्तों। तो आपके जिले में, आपके घर के नजदीक कौन सा सर्विस सेंटर है स्पर्श का, कौन उसको संचालित करता है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सारा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप स्पर्श का सर्विस सेंटर का डिटेल्स और उनका कॉन्टेक्ट नंबर रखेंगे, तो कभी भी आपको स्पर्श से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए उनको पहले कॉल करें, फिर चले जाएं और समस्या का समाधान कर लें। जी हां, चलिए स्पर्श के सर्विस सेंटर की ये जानकारी भी आगे हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, ईसीएचएस और एफएमए दोनों में से एक की सुविधा जरूर लें। क्या कहते हैं इससे जुड़े हुए रूल्स? जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक ना ईसीएचएस ना एफएमए की सुविधा ली है, लाभ लिया है, तो आप बहुत बड़े घाटे में हैं। जी हां, क्योंकि ईसीएचएस या एफएमए दोनों में से एक आपको लागू है। और वादे के साथ कहता हूं, आज भी ऐसे पेंशनर्स हैं हजारों की संख्या में जो ना ही ईसीएचएस के मेंबर हैं, ना ही एफएमए का लाभ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ईसीएचएस की सुविधा नहीं लेनी है, तो कम से कम 1000 रुपए महीने का जो एफएमए मिलता है वो ले लीजिए। और अगर आपको सुविधा लेनी है तो ईसीएचएस के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसका कार्ड बनवा लीजिए और ईसीएचएस की सुविधा का लाभ उठाइए। चलिए, इसको लेकर के, ईसीएचएस और एफएमए को लेकर के जो रूलिंग है कि कब तक के रिटायरीज के लिए ईसीएचएस कंपलसरी है, ये सारा चीज समझाया हुआ जो लेटर है, वो लेटर देख के समझते हैं।
दोस्तों ये सामने आप आर्मी हेडक्वार्टर का वो लेटर देख पा रहे हैं जिसमें आर्मी हेडक्वार्टर ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किए थे जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है, खास करके उनके लिए जरूरी है जो पेंशनर आज के डेट में ना ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं ना एफएमए का लाभ लेते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एफएमए उनको किन कंडीशन में मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले लेटर में लिखा हुआ है, इट इज सर्टिफाइड दैट ईसीएचएस स्कीम इज ऑप्शनल फॉर ऑल प्री अप्रैल 2003 रिटायरीज एंड ज्वाइनिंग ऑफ स्कीम इज सोल डिसीजन ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी कि अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरीज के लिए ईसीएचएस स्कीम ऑप्शनल है। आप ईसीएचएस स्कीम का फायदा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एज पर HQ ऑफ एमओडी आर्मी आईडी नंबर सो एंड सो डेटेड 30 दिसंबर 2002, एफएमए इज forfeited once an ESM joins the scheme। यानी कि इस लेटर के हिसाब से एफएमए को खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा अगर एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक इस ईसीएचएस स्कीम को ज्वाइन करते हैं तो। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट अप्रैल 2003 रिटायरीज। यानी कि सरकारी आदेशों के हिसाब से अप्रैल 2003 के बाद के जितने भी रिटायरीज हैं उनके लिए ईसीएचएस स्कीम कंपलसरी है। देखिए आगे समझिए, इट इज इंटीमेटेड दैट रिलीज सीजेशन ऑफ पे एंड अलाउंसेस फ्रॉम द पेंशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज एंड रेस्पेक्टिव बैंक्स। यानी कि जो एफएमए मिलता है उसको सीज करना, उसको बंद करना या उसको रिलीज करना जो है, उसको इशू करना है, वो कंसर्न जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उनका काम है। चलिए आज के डेट में हमारा पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी कौन है बताइए? स्पर्श है। जिनका भी पेंशन सीपीपीसी से मिलता है अभी भी उनका सीपीपीसी है, लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स का स्पर्श है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। वंस एक्स सर्विसमैन जॉइन्स द स्कीम नो प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेंबरशिप एंड इश्यू ऑफ नॉन मेंबरशिप सर्टिफिकेट। यानी कि एक बार किसी पूर्व सैनिक ने ईसीएचएस स्कीम को ज्वाइन कर लिया तो उसको डिसकंटिन्यू करने का, उसको रोकने का, उसको बंद करा करके दूसरा कोई एफएमए लेने के लिए या किसी और वजह से आपको नॉन मेंबरशिप का सर्टिफिकेट लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अकॉर्डिंगली टेक एक्शन वाइड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस लेटर डेटेड सो एंड सो इज एनक्लोज्ड हियर। और एक लेटर यहाँ एनक्लोज किया गया है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है, ऐसा जो बाकी के जो संस्थाएं उनको बताया गया। अब देखिए दोस्तों, मूल चीज ये है कि जो अप्रैल 2003 या उसके बाद के रिटायरी हैं उनके लिए तो ईसीएचएस कंपलसरी है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर किसी जिले में फौजी चिकित्सा सुविधा नहीं है, आप उस जिले को बिलोंग करते हैं, तो पोस्ट 2003 अप्रैल के रिटायरी होने के बावजूद भी आपको जो है एफएमए की सुविधा मिल सकती है। लेकिन खास करके अप्रैल 2003 से पहले के जितने भी रिटायरी हैं उनमें से अगर कोई ईसीएचएस या एफएमए दोनों की सुविधाएं नहीं ले रहा है तो जल्दी से जल्दी ईसीएचएस या एफएमए की सुविधा शुरू करवा लेनी चाहिए। अगर आप ईसीएचएस का कार्ड नहीं बनवाना चाहते हैं तो कम से कम एफएमए जो हर महीने 1000 रुपए मिलता है उसको ही अप्लाई कर दीजिए। स्पर्श के अंदर केवल लॉग इन होकर के उसको अप्लाई करना है, अगले महीने से आना शुरू हो जाता है, वही करवा लीजिए अगर ईसीएचएस नहीं बनवाना है। लेकिन दोनों में से एक की सुविधा जरूर लें। लेकिन एफएमए का एरियर के संदर्भ में आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपने ना ही ईसीएचएस लिया, ना ही एफएमए लिया, ना ही उसके लिए कभी ऑप्शन दिया और आज के डेट में अगर एफएमए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल अभी से मिलेगा आगे एफएमए, पुराना एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको मिलता था या आपके जो ओरिजिनल पेंशनर हैं उनको मिलता था, किसी वजह से बंद हो गया, आज फिर से शुरू करवा रहे हैं, तब आप एफएमए का उस बीच का एरियर का क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है दोस्तों 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का पूरा डिटेल्स देखें, साथ ही पे कमीशन की बैठकों का पूरा ब्यौरा भी देखें। जी हां, एक पूरा डिटेल्स मैंने बनाया है, आपको दिखाता हूं, ये रहा। सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों कि 8वें पे कमीशन ने अभी तक कहां कहां बैठकें की हैं, किस किस ने उसमें शिरकत किया है और आगे आने वाली बैठकें कहां कहां हैं। सबसे पहले तो देखिए, नई दिल्ली में बैठक हुई 28 अप्रैल 2026 को, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, पुलक घोष और श्री पंकज जैन तीनों मौजूद थे। देहरादून उत्तराखंड में 24 अप्रैल 2026 को, अब कोई प्रतिनिधि मौजूद था, उनका नाम पता नहीं चल पा रहा है। तीसरी बैठक नई दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल 2026,
चौथी बैठक पुणे महाराष्ट्र में 4 से 5 मई 2026, पांचवी बैठक नई दिल्ली में और ये 13 से 14 मई, और छठी बैठक हैदराबाद तेलंगाना में 18 से 19 मई 2026, सातवीं बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 1 से 4 जून 2026, आठवीं बैठक लेह लद्दाख में 8 जून 2026, नौवीं बैठक लखनऊ उत्तर प्रदेश में 22 से 23 जून 2026 और 10वीं बैठक भुवनेश्वर ओडिशा में 6 से 7 जुलाई और 11वीं बैठक कोलकाता पश्चिम बंगाल में 9 से 10 जुलाई 2026 और 12वीं बैठक नई दिल्ली में 7 एवं 10 अगस्त 2026। ये तो वो बैठकें हैं जो पे कमीशन के साथ हो चुकी हैं। कई सारे संस्थाओं ने हिस्सा लिया, कई सारे सरकारी संस्थाओं ने भी, सरकारी विभागों ने भी हिस्सा लिया। अब ये वो बैठकों का शेड्यूल है जो होने जा रही हैं, आगे होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो जयपुर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जो आयोजित की जानी है, चेन्नई में तमिलनाडु में 7 से 8 सितंबर तक, पुडुचेरी में 9 सितंबर को, चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर और आखिरी में बेंगलुरु कर्नाटक में 7 से 8 अक्टूबर को ये बैठकें आगे होनी है। तो ये शेड्यूल जो बैठकें हो चुकी है और जो बैठकें आने वाले समय में होने वाली है वो आपने देखा। अब मैं आपको एक फिटमेंट फैक्टर और जो मांग की गई है पे कमीशन से उसका आंकड़ा दिखाता हूं। ये देखिए, अभी तक 8वें पे कमीशन के सामने जो फिटमेंट फैक्टर के लिए मांगे रखी गई है और वार्षिक वृद्धि की जो मांगे रखी गई है उसका डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग संगठनों की मांगे यानी कि दावा क्या है, 8वें पे कमीशन में संगठनों ने क्या दावा किया है। सबसे पहले तो एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल सबसे बड़ी संस्था होती है, ये सरकारी तौर पर अधिकृत संस्था होती है। ये भारत के संसद ने जो है पारित करके बनाई हुई ये संस्था है और इस संस्था ने जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की है 3.833, सालाना बढ़ोतरी की मांग की है 6% की। अगर हम बात करें AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, तो उन्होंने भी 3.833 की फिटमेंट की मांग की है और 6% की बढ़ोतरी सालाना मांग की है। FNPO फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 3 की मांग की है, 3 से 3.25 तक की मांग की है। स्तर वाइज अलग अलग मांग की है। इन्होंने ज्यादा पे लेवल वालों को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, कम वालों को कम फिटमेंट फैक्टर ऐसी मांग की है और 5% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग की है। जो ये पे लेवल वाइज जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। सभी का फिटमेंट फैक्टर बराबर होना चाहिए। चलिए, अब अगला जो संस्था है AINPSEF ऑल इंडिया न्यू पेंशनर स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन, इन्होंने फिटमेंट फैक्टर का कोई स्पष्ट नहीं किया लेकिन सालाना वृद्धि 7% के लिए मांग किया है। IRTSA यानी कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, इन्होंने 2.92 से 4.38 तक अलग अलग फिटमेंट फैक्टर मांग किया है, वही पे लेवल वाइज। इसका भी हम समर्थन नहीं करते। इन्होंने 5% सालाना एनुअल इंक्रीमेंट की बात की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, इन्होंने 3.20 की मांग की है। 7% या दोनों वर्ष यानी कि एक साल में 2 बार वृद्धि यानी कि 6 महीने में इंक्रीमेंट लगने की भी इन्होंने मांग की है। 7% या तो सालाना हो या तो साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगे, ऐसी मांग है। अगला महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3.80 की मांग की है, 5% सालाना वृद्धि की मांग की है। इसके अलावा भी कई सारे और भी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी पूर्व सैनिक वाली भी संस्थाएं हैं, वॉइस हो गया, FBA हो गया, और भी कई सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने मेमोरेंडम सौंपे हैं लेकिन उनके फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कोई ठोस आंकड़े नहीं है और ना ही एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर है, इसलिए उनको मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया। तो आपने देखा दोस्तों कि 8वें पे कमीशन में संस्था वाइज किस तरीके की मांग है। तो यही मांगों को लेकर के आगे 8वें पे कमीशन में चर्चा चलेगी और 8वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन बनेगा। चलिए, अब अगली जानकारी दोस्तों, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड ने मांगा पूर्व सैनिकों का नाम रेलवे में पॉइंट्समैन के नौकरी के लिए संपर्क करें। जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है दोस्तों। चलिए, जो लेटर जारी किया गया है उस लेटर को सीधे सीधे देख लेते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप राज्य सैनिक बोर्ड का एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि 25 अगस्त 2026 का लेटर है और इस राज्य सैनिक बोर्ड के लेटर में एक पूर्व सैनिक द्वारा संचालित सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा रेलवे के लिए पॉइंट्समैन की भर्ती के लिए एक जो इश्तेहार दिया गया है उसकी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ राज्य सैनिक बोर्ड ने जिला सैनिक बोर्डों से ऐसे जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो इस नौकरी को ज्वाइन करने में इच्छुक हैं उनकी लिस्ट भी मांगी है। तो आप देख पा रहे हैं ये राज्य सैनिक बोर्ड गुवाहाटी का लेटर है
जो कि बाकी के जिला सैनिक बोर्डों को जो है एड्रेस किया गया है। फॉरवर्डिंग ऑफ नेम्स ऑफ विलिंग एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो भी पूर्व सैनिक विलिंग है उनके लिए नाम मांगे गए हैं, उनके नाम मांगे गए हैं, ताकि इस इश्तेहार के हिसाब से उनको रेलवे में पॉइंट्समैन की जो भी नौकरी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो दिया जाए। दोस्तों, पूर्व सैनिकों द्वारा सिक्योरिटी एजेंसीज का जो है संचालन किया जाता है। उन एजेंसीज के जरिए रेलवे वगैरह में इस तरीके से सिक्योरिटी रिलेटेड कई सारी नौकरियां खुलती हैं, तो उसी को लेकर के ये एडवर्टाइजमेंट है। और सिक्योरिटी एजेंसी कौन सी है आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी का आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, जिन्होंने 21 अगस्त 2026 को ये लेटर निकाला है। और ये देखिए, ये राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उनको ये लेटर एड्रेस किया गया था। तो इस लेटर में आप देखिए ये बताया गया है कि जो रेलवे में और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में तिनसुकिया में 50 पॉइंट्समैन डिप्लॉय किए जाने हैं, जिसकी जिम्मेवारी इनको मिली है, इस सिक्योरिटी एजेंसी को मिली है। तो अब उसके लिए उन्होंने जो है डिटेल्स मांगे हैं। अब डिटेल्स में जॉब का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसका थोड़ा बहुत यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया भी गया हुआ है, तो मैं बता देता हूं कि तनख्वाह कितनी होगी, डिस्क्रिप्शन क्या है आप देखिए इसमें। द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड वेजेस आर एज अंडर डेजिग्नेशन पॉइंट्समैन इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। जो डेजिग्नेशन रहेगा, जॉब का जो नाम रहेगा वो है क्या है, वो है पॉइंट्समैन, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में पॉइंट्समैन की नौकरी है ये। और दूसरा 8 घंटे की ड्यूटी है और 26 दिन का महीना है और एक हफ्ते में एक दिन जो है ऑफ होता है, वीकली एक ऑफ भी मिलेगा। और आगे सैलरी देखिए, सैलरी है 21,700। हालांकि ये बहुत ही मिनिमम सैलरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ 3600 रुपए का पीएफ का भी कवरेज मिलेगा, जो अच्छी बात है। चलिए, और एज जो है अप टू 55 ईयर, यानी कि 55 साल से नीचे के उम्र के पूर्व सैनिक होने चाहिए। तो यही जानकारी यहां दी गई है और एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, जिसको राज्य सैनिक बोर्ड ने भी जिला सैनिक बोर्डों को भेज दिया है, ताकि जिला सैनिक बोर्डों से जो भी एलिजिबल और विलिंग पूर्व सैनिक हैं उनका डिटेल्स कलेक्ट किया जा सके और उनको इस जॉब के लिए नाम भेजा जा सके। तो आप भी अगर आसाम के रहने वाले हैं और अगर जॉब की तलाश में हैं, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि कुछ दिनों के लिए जॉब कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। वैसे ही खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ कर लें और कुछ ना कुछ इनकम सोर्स बनवा लें। तो ये एक जॉब की वैकेंसी एक पूर्व सैनिक द्वारा संचालित सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू से निकला है दोस्तों। तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाइए और इस जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के इस जॉब के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इंक्वायरी कीजिए और अपना नाम राज्य सैनिक बोर्ड में भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए। चलिए, अब अगली जानकारी दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। स्पर्श के अब तक 7,169 सर्विस सेंटर का लिस्ट देखें, पूरे कॉन्टेक्ट नंबर के साथ अपना काम जरूर करवाएं। जी हाँ दोस्तों, अमूमन हमने ये पाया है कि जो पेंशनर्स हैं, खास करके जो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, वो स्पर्श को लेकर के परेशान रहते हैं। स्पर्श के अंदर जो समस्याएं हैं उनको कैसे समाधान करना, स्पर्श से पीपीओ तक नहीं निकल पाता है, तो स्पर्श से पीपीओ कैसे निकालना, हर महीना पेंशन स्लिप आपका जनरेट होता है स्पर्श में, तो उसको कैसे डाउनलोड करना, स्पर्श के अंदर कोई डिटेल्स अपडेट करना है, उसको कैसे अपडेट करना है, आपके माता पिता का नाम आपके डिस्चार्ज बुक में तो है, ओरिजिनल पीपीओ में तो है, लेकिन स्पर्श का पीपीओ में नहीं चढ़ा है, उसको कैसे स्पर्श में अपडेट करना, ये सारी कामों को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर के पेंशनर्स परेशान रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि देश में कुल मिलाकर के अधिकृत 7,169 जो है सर्विस सेंटर्स हैं अभी तक के काउंटिंग के हिसाब से, अभी तक के काउंटिंग के हिसाब से, आज तक के काउंटिंग के हिसाब से इतने सर्विस सेंटर्स हैं। आगे हो सकता है इसकी संख्या और बढ़े या कम हो जाए, लेकिन फिलहाल आज तक, अभी अगस्त का आखिरी महीना चल रहा है, अगस्त 2026 का आखिर तक 7,169 सर्विस सेंटर हैं। अब ये सर्विस सेंटर का लिस्ट आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। जी हां, आप जिला वाइज आपका सर्विस सेंटर को निकाल सकते हैं, उसमें कौन उस सर्विस सेंटर में आपको सर्विस देगा, उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूरा पब्लिक डोमेन में है दोस्तों। जी हां, मेन जो इशू है वो आपको जानकार होना है, आपको जानकारी रखनी है कि कौन से सर्विस सेंटर में आप जाकर के काम करा सकते हैं, कौन सा सर्विस सेंटर आपके घर के बिल्कुल नजदीक है, पूरा एड्रेस के साथ आपको दिखाऊंगा, जो कि स्पर्श का वेबसाइट के अंदर ही है। चलिए हम सीधा सीधा लाइव देखते हैं कि किस तरीके से आपने सर्विस सेंटर को लोकेट करना है, उसकी स्थिति वो कहां पर है वो जानना है, और उसी हिसाब से कांटेक्ट नंबर भी है, पहले कांटेक्ट कर लें फिर चले जाएं।
चलिए देखते हैं स्पर्श का वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों गूगल में हम स्पर्श लॉगिन सर्च कर रहे हैं, तो इसमें स्पर्श में हम जैसे क्लिक करेंगे अब स्पर्श का पोर्टल खुल जाएगा। ये खुल चुका है स्पर्श का पोर्टल आपके सामने, ये देखिए ये स्पर्श का पोर्टल है। इसमें इसी से हम लॉगिन करते हैं और इसी से सारा आपका डाटा का अपडेशन वगैरह भी होता है। तो इसी स्पर्श का जो सर्विस सेंटर्स का लिस्ट है, ये आपने कहां जाना है, आपको यहां बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट स्पर्श हो गया, सर्विसेज, ऑर्डर एंड इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट सपोर्ट। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है सर्विस सेंटर लोकेटर, ये सर्विस सेंटर लोकेटर में आपने क्लिक करना है। जी हां, जैसे आप सर्विस सेंटर लोकेटर को क्लिक करेंगे, देखिए सर्विस सेंटर लोकेटर में जैसे ही जाएंगे आपका जिला वाइज, जिस भी जिले के आप रहने वाले हैं, जिला वाइज आप अपना स्पर्श का सर्विस सेंटर निकाल सकते हैं। उसमें कौन काम करता है वो ये देखिए निकल गया, खुल गया, ये खुल गया। आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं सर्च कर देता हूं, मैं सर्च करता हूं एक डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट सर्च करता हूं। यहां पर मैं टाइप करता हूं आगरा, आगरा मैंने सर्च किया और यहां आकर ये जो सर्च का ऑप्शन है यहां पर क्लिक किया। ये देखिए अब आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में जितने भी सर्विस सेंटर हैं वो पूरे यहां पर दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देखिए DADAO आगरा, पंजाब नेशनल बैंक आगरा, ICICI बैंक आगरा, बंधन बैंक आगरा, और उनका लोकेशन, उनका लोकेशन कहां पर है ये देखिए, उनका एड्रेस है, पूरा एड्रेस यहां पर है। ये पूरा पब्लिक डोमेन में मौजूद है दोस्तों। और ये देखिए उत्तर प्रदेश, उनका स्टेट हो गया, फिर ये जिला हो गया, फिर ये पिन कोड हो गया, फिर वहां पर कौन डील करेंगे आपको, नाम तक भी है उनका, जो स्टाफ वहां आपको डील करेगा उनका नाम भी है, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आप देख पा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से आप अपना सर्विस सेंटर को लोकेट कर सकते हैं और वहां जाकर के आप अपना काम करा सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से अपना सर्विस सेंटर लोकेट कर लें, निकाल लें, फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहां कॉन्टेक्ट करें, फोन करें और अपना काम लेकर के चले जाएं। अगर आप खुद करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स, बहुत सारे कर्मचारी जो पेंशनर्स के घर वाले हैं वो स्पर्श का काम खुद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत भरोसेमंद और बहुत ही आसान तरीका है कि आपके नजदीक कौन सा सर्विस सेंटर है वो निकालें और कौन डील करता है उनसे बात करें और जाकर के अपना स्पर्श का काम करवा लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।